नमस्कार प्यारे साथियों। साक्षात्कार बैच हमारा चल रहा था और उसमें हमने 3 क्लास देख ली हैं। आज ये चौथी क्लास है। पिछली क्लास में हमने देखा कि इतिहास कला है या विज्ञान है, यह हमने देखा था। कुछ विद्वान ऐसे थे जो इतिहास को कला और विज्ञान दोनों ही मानते थे। तो ये तीनों कैटेगरी के विद्वानों की चर्चा हमने की और अंत में एक निष्कर्ष भी हमने बताया। आप लोगों ने नहीं सुना है तो पिछली क्लास को ज़रूर सुनना, ताकि ये क्लास और बेहतरी तरीके से आपको जो है समझ में आ सके। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि क्या इतिहास गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और ये प्रशासनिक सेवा में अधिक पूछा जाता है ना। प्रशासनिक सेवा में इस सवाल को अधिकांशतः पूछा जाता है। यूपीएससी का बड़ा ही फेवरेट ये क्वेश्चन रहता है साक्षात्कार का। ठीक है, कई बार मेंस में भी इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या इतिहासकार गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना है। बड़ा सवाल भी पूछ लिया जाता है, छोटा भी पूछ लिया जाता है। चलिए बात करते हैं, क्या इतिहास वाकई गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना है या नहीं है। इस टॉपिक को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, सीधी भाषा में कहूँ तो, कि इतिहास की उपयोगिता क्या है, या इतिहास उपयोगी है या नहीं है, या मैं ये कहूँ कि इतिहास क्यों पढ़ाया और पढ़ा जाता है, या इतिहास की क्या प्रासंगिकता है। कई तरीके से इस टॉपिक को कहा जा सकता है, या इसका जो टाइटल है वो कई तरीके से डाला जा सकता है। तो प्यारे साथियों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास की उपयोगिता को लेकर इतिहासकार जो हैं वो एक मत में नहीं है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इतिहास गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि इतिहास गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना है। अब पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ने का मतलब क्या होता है। गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ने का मतलब होता है साथियों, व्यर्थ का काम करना। भाई, एक मुर्दे को यदि हम उखाड़ रहे हैं, क्यों उखाड़ रहे हैं, उसका कोई दैनिक जीवन में उपयोग 1% भी नहीं है। मुर्दे का क्या ही उपयोग होगा, होगा क्या कुछ उपयोग। तो फिर ऐसे काम को क्या करना जिसका कोई उपयोग ही नहीं हो। तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इतिहास उपयोगी नहीं है, गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ने जैसा काम है ना। और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इतिहास गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का अंत में हम निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर कौन सा पक्ष जो है वो ज़्यादा मजबूत है। तो पहले हम दोनों पक्षों की बात करेंगे और अंत में एक निष्कर्ष की बात करेंगे। ठीक है, आपको जवाब तो वही देना है जो हमारा निष्कर्ष है, क्योंकि साक्षात्कार में टू द पॉइंट जवाब देना होता है। क्या इतिहास गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना है, तो यस या नो में जवाब देना है। और फिर यदि वो आगे क्रॉस क्वेश्चन करें कि भाई क्यों, तो फिर उस क्यों का जवाब हमको देना होगा। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इतिहास गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं है, ऐसा मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं और उसके पीछे क्या तर्क देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कई, देखो काफ़ी लंबी लिस्ट है जो इतिहास को उपयोगी मानते हैं। ऐसे लोगों की बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, तो उन लिस्ट में मैं सबसे पहले नाम रखना चाहूँगा डेवी साहब का, क्योंकि मैं डेवी साहब से ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हूँ और उन्होंने जो परिभाषा बताई है इतिहास की उपयोगिता के बारे में जो कहा है वो बड़ा गजब का है। क्या कहते हैं डेवी साहब? डेवी साहब ये कहते हैं कि अतीत के प्रति जो हम प्रेम रखते हैं, जो लगाव रखते हैं, जो रुचि रखते हैं, वो अतीत के लिए नहीं बल्कि वैभवपूर्ण व सुरक्षित वर्तमान के लिए रखते हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि वैभवपूर्ण और सुरक्षित वर्तमान ही एक सुखद भविष्य का निर्माण करता है। तो देखिए, डेवी साहब ने मतलब तीनों कालों को और एक जगह ले आए। वो मतलब गजब का संयोजन इनके इन शब्दों में मिलता है जो इतिहास की उपयोगिता के लिए डेवी साहब ने कहे हैं। अतीत की बात की, देखो अतीत के प्रति जो प्रेम रखते हैं ना, वो इसलिए नहीं रखते कि वो हमारा अतीत हो गया है, बल्कि इसलिए रखते हैं कि अतीत के प्रति प्रेम हमारे वर्तमान को वैभवपूर्ण बनाता है, हमारे वर्तमान को सुसंपन्न बनाता है, सुखद बनाता है।
और जब हमारा वर्तमान सुखद रहेगा ना, तो भविष्य तो स्वतः ही सुखद रहेगा, भविष्य तो स्वतः ही संपन्न रहेगा। क्योंकि वर्तमान की जो आधारशिला है उसी के ऊपर और भविष्य रूपी भवन का निर्माण होता है। ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। क्योंकि जो हम वर्तमान में सीख रहे हैं ना, उसी का तो प्रतिफल हमको भविष्य में मिलेगा, उसी को तो हम उपयोग में लेंगे जीवन में। और हम सीख क्या रहे हैं? अतीत से सीख रहे हैं। तो अतीत से हम सीखते हैं और उसको क्रियान्वित करते हैं वर्तमान में, जिसका फल हमें मिलता है भविष्य में। यह बात बताना चाह रहे हैं डेवी साहब। तो डेवी साहब के अनुसार इतिहास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय है ना। और हमें पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि हम हमारे वर्तमान को संवार सकें और भविष्य को सुखद व सुनहरा बना सकें। ठीक है, तो डेवी साहब के अनुसार हो गई। इसके अलावा मैं बात करूं रेनियर की, तो रेनियर ने भी काफ़ी अच्छी बात कही। रेनियर जो है वो ये कहते हैं कि जो अतीत है उसको, संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है, संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए उसको याद करता हूँ। मतलब आत्म संतुष्टि के लिए याद करता हूँ। रेनियर की जो दृष्टि है अतीत के प्रति, वो इस प्रकार की है कि वो वर्तमान में संतोष प्राप्त करने के लिए अपने अतीत को देखते हैं। बताओ मतलब कितने गजब की बात है। अधिकांशतः तो ये कहते हैं कि न भूतो न भविष्यति, आपको न तो भविष्य का ख्याल रखना चाहिए न अतीत का, आपको वर्तमान में जीना चाहिए। लेकिन रेनियर साहब वर्तमान में संतोष प्राप्त करने के लिए अतीत को याद करते हैं, है ना। मतलब गजब की थ्योरी है ये भी। और अतीत को याद करने से वर्तमान में संतोष कैसे मिलेगा, इसके ऊपर जो है विभिन्न प्रकार की बातें की जा सकती हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अतीत को याद करके हम वर्तमान में आत्म संतुष्टि इस प्रकार से पा सकते हैं कि जैसे हमने कोई गलत काम किया है तो उससे हम सीख लें कि वास्तव में हमने ये गलत किया, मतलब हमने ये गलती की, इसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो हम एक संतुष्टि पाते हैं कि यार ये तो हमारी गलती थी। जैसे हमारे साथ में कोई घटना घटित हो गई थोड़ी देर के लिए मान लें, और उस घटना का कारण यदि हमको पता नहीं है ना, तो हम बड़े व्याकुल रहेंगे, बेचैन रहेंगे कि यार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कारण जब तक हमको नहीं मिलता तब तक हम जो है बड़े ही व्याकुल रहते हैं। और जैसे ही उस घटना का हमको कारण पता चल जाता है ना, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं कि यार वास्तव में अच्छा ये तो फलानी गलती है यार, मेरी तो गलती नहीं है, या अरे यार ये तो मेरी ही गलती है, चलो कोई ना, अगली बार ध्यान रखेंगे। बस यही होता है, अगली बार ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब हम अतीत को देखकर हमारे वर्तमान जीवन में हम संतुष्टि पाते हैं, ऐसा रेनियर साहब कहते हैं। और कहीं ना कहीं इसका मैं भी समर्थन करता हूँ। लेकिन यदि कोई मेरे से पूछे ना कि आप सबसे अधिक समर्थन किसका करते हो, तो मैं डेवी साहब के पास ज़्यादा जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने तीनों कालों को समेटते हुए बड़ी गजब की प्रासंगिकता इतिहास की बताई है। एक और बड़े ही विद्वान हुए हैं A.L. राउज। उन्होंने एक बड़ा कंसेप्ट चलता था, जो ये कंसेप्ट था कि अतीत का जो उदाहरण है वो अतीत के लिए दिया जाता है। इस कंसेप्ट को खारिज किया था A.L. राउज साहब ने। वो क्यों और कैसे किया था? मतलब अतीत का जो उदाहरण है वो अतीत के लिए होता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। उसको जो है A.L. राउज साहब ने खंडित किया। और A.L. राउज ने ये कहा कि जो तीनों काल है ना, ये तीन अलग अलग काल नहीं है। वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों अलग अलग काल नहीं है, बल्कि ये काल चक्र की एक श्रृंखला के ही तीन पहलू हैं। बस उन्होंने ये कहा था कि एक काल की ही श्रृंखला के पहलू हैं, अलग अलग नहीं है। जैसे उन्होंने ये कहा कि जो भविष्य था वो आज है और जो आज है वो अतीत होगा, तो हम इसको कैसे तीन काल माने, ये कहा था A.L. राउज ने। इसलिए उन्होंने कहा था कि अतीत का उदाहरण अतीत के लिए नहीं है, अतीत का उदाहरण वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए होता है ना। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा तो और भी इतिहास की उपयोगिता बहुत लोगों ने बताई है। बेकन का मैंने आपको बताया ही है कि इतिहास हमको बुद्धिमान बनाता है, ऐसा बेकन ने कहा था। चार्ल्स फर्थ के बारे में बताया था कि इतिहास विज्ञान की तरह उपयोगी है।
है ना। ऐसे ही सिसरो ने भी एक बड़ी बात कही थी। सिसरो ने इतिहास को एक अधिकार संपन्न अधिकारी के समान बताया और ये कहा कि इतिहास जो है एक अधिकार संपन्न अधिकारी है जो सत्य व तर्क के आधार पर न्याय प्रदान करता है। अब देखो सिसरो साहब भी सत्य और तर्क की बात कर रहे हैं, इतिहास में सत्य और तर्क के द्वारा न्याय प्रदान करने की बात कर रहे हैं। तो हम सिसरो को यह मान सकते हैं कि सिसरो इतिहास को विज्ञान मानते हैं, क्योंकि वो तर्क की बात कर रहे हैं, वो सत्य की बात कर रहे हैं, है ना। और जब इतिहास में सत्य हो, यथार्थता हो, तो फिर वस्तुनिष्ठता होना लाजिमी है। सीधी सी बात है कि वस्तुनिष्ठता होगी, और वस्तुनिष्ठता है तो फिर इतिहास विज्ञान है ना। तो कहने का मतलब इतिहास की उपयोगिता खूब है, इतने सारे लोगों ने और बात कही है, तो इतिहास जो है निरर्थक नहीं है, इतिहास उपयोगी है। देखो इतिहास हमको जो है जैसा कि इन्होंने बेकर साहब ने कहा कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। अब इसका पूछ लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ये है ना, बहुत ही बेसिक सी परिभाषा है जो अधिकतर खूब पूछी जाती है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, बेकर ने कहा था। इसके पीछे कारण क्या है, कैसे ये इतिहास जो है मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें आप दे सकते हैं जवाब कि इतिहास में किसी भी घटना से इंसान सीखता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहूँ तो हमारे मध्यकाल में हम पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया धर्म चलाने की सोची और विश्व विजय करने की सोची। तो बड़े सपने थे अलाउद्दीन खिलजी के, मगर दिल्ली के कोतवाल काजी मुगसुद्दीन की सलाह पर उन्होंने ये दोनों योजनाएं त्याग दी। मुगसुद्दीन ने कहा था कि यूनान के शासक सिकंदर ने विश्व विजय करने का सपना देखा, उसके लिए तो वो ठीक था क्योंकि उसके पास अरस्तु जैसा महान विद्वान था, वो उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार कर सकता था। लेकिन आपके पास ऐसा महान विद्वान कोई है नहीं कि आप विश्व विजय का सपना देखो। तो इस प्रकार से तर्क देते हुए, अतीत की बात सुनाते हुए, इतिहास की बात सुनाते हुए जब काजी मुगसुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी बात को स्वीकारा और उसको त्याग दिया। साथ में ही नए धर्म को स्टार्ट करने को लेकर भी और काजी मुगसुद्दीन ने यह कहा कि एक राजा का जो कर्तव्य होता है ना, वो होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपनी प्रजा के लिए खाने की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना, उसकी सुरक्षा करना। और आपको यदि नया धर्म चलाना है तो आपको राज सिंहासन त्यागना होगा, आपको राजा का पद त्यागना होगा, तो ही आप नया धर्म चला सकते हैं। इस प्रकार की बात जब काजी मुगसुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी से कही और उन्होंने कहा कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कौन सा शासक है जिसने धर्म चलाया है। धर्म चलाने वाले तो धर्म प्रवर्तक हुए हैं, शासक नहीं हुए। उन्होंने सिंहासन त्यागे हैं, सिंहासन पर बैठ के धर्म नहीं चलाया। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने इतिहास उठा के देखा, अपना अतीत देखा, तो फिर उसको समझ में आया कि मेरी जो योजनाएं हैं वो अप्रासंगिक हैं, और उन्होंने दोनों योजनाओं का त्याग कर दिया। उनको शिक्षा मिली इतिहास से कि वास्तव में ये योजनाएं अप्रासंगिक हैं, और उन्होंने शिक्षा ग्रहण भी की और त्याग दिया। तो सिखाया ना, मतलब बुद्धिमान बनाया ना इतिहास ने। तो इसीलिए तो बेकर ने कहा था कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इतिहास मनुष्य के लिए विज्ञान की भांति उपयोगी है। तो तर्क और जो है सत्य, दोनों को जब देखा गया तो जो है इतिहास बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ अलाउद्दीन खिलजी के लिए, हमारे लिए भी होगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए होगा। ये एक वर्ग था, ठीक है, जिसकी मैंने अब बात की, जो इतिहास को उपयोगी मानता था। अब मैं बात करता हूँ उस वर्ग की जो इतिहास को उपयोगी नहीं मानता। वो कहता है कि इतिहास निरर्थक है और इतिहास से हमें कोई सीख नहीं मिलती। इस प्रकार के कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार की बात कही है। उनमें मैं बात कहूँ तो एक जो है हेनरी फोर्ड का नाम आता है। हेनरी फोर्ड ने इतिहास को एक अंधकार में कोठरी माना है ना, एक अंधकार में शयन कक्ष माना है। शयन कक्ष मतलब एक जैसे एक कमरा है जिसमें अंधेरा है, घोर अंधेरा है, बस उसके भांति माना है इतिहास को, है ना, कि जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे एक बंद कमरा हो, उसमें उजाला नहीं हो तो क्या दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार इतिहास को माना है हेनरी फोर्ड ने कि इसमें कुछ भी तो नहीं है, ये एक अंधकार में कोठरी है।
है ना। ऐसे ही जो आपने सुना होगा, एक व्यक्ति बहुत बड़े नाम है, हीगेल। हीगेल ने ये कहा था कि इतिहास हमें यह सीख देता है कि हम इतिहास से कोई सीख नहीं लेते। बड़ा गजब का जो है कमेंट हीगेल ने किया था। और उदाहरण भी उन्होंने ऐसा दिया कि जिस प्रकार से इतिहास में विभिन्न सारे युद्ध लड़े गए हैं, यदि इतिहास से सीख लिया जाता तो एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध नहीं होता, मगर दूसरा युद्ध, यहाँ पे तो इतिहास में बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं। इसका मतलब तो यही है कि इतिहास हमें यह सीख देता है कि हम इतिहास से कोई सीख नहीं लेते। राजा व प्रजा इतिहास से कोई सीख नहीं लेते, ऐसा मिलता है। और कई किताबें यही लिखती हैं कि इतिहास हमें यह सीख देता है कि इतिहास से हम कोई सीख नहीं लेते। ऐसा मानना था हीगेल का। और कारण क्या है, मैंने बता दिया कि ये बात कैसे सही है ना, यानी कि एक घटना के बाद दूसरी घटना का होना, ठीक है। और यदि एक घटना से हम सीख ले लिए होते तो दूसरी घटना नहीं होती, है ना। इतने बार बार युद्ध होते हैं तो वो नहीं हुए होते यदि इतिहास से हम सीख लेते, ठीक है। ऐसे ही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी यही कही है कि हम हमारे अनुभवों से इतना सीख पाते हैं कि हम हमारे अनुभवों से कुछ नहीं सीख सकते, है ना। अनुभव मतलब अतीत की बात है। ये भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लगभग हीगेल के बेहद करीब है ना। इसमें बस इन्होंने अनुभव शब्द इस्तेमाल किया और हीगेल ने इतिहास शब्द इस्तेमाल किया, सेम बात है, बाकी कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से इसमें थोड़ी लिस्ट कम है, इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं इतिहास को निरर्थक मानने वाले। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी ये कहा था कि इतिहास अनुपयोगी है। दरअसल उसके पीछे उसका रीजन ये था कि जब नेपोलियन बोनापार्ट ने स्कूल निरीक्षकों से एक बार पूछा था कि इतिहास की उपयोगिता क्या है, तो उन सारे निरीक्षकों ने एक स्वर में एक साथ ही नेपोलियन को जवाब दिया कि इतिहास अनुपयोगी है। तो फिर नेपोलियन ने भी कह दिया कि इतिहास अनुपयोगी है। बाकी नेपोलियन का कोई विशेष शोध इतिहास के क्षेत्र में था नहीं, बस उसने जो स्कूल निरीक्षक थे उन्हीं से बात की और उन्हीं के कमेंट पे ही उन्होंने कमेंट किया था। तो ये था प्यारे साथियों इतिहास की उपयोगिता को लेकर कि इतिहास गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना है या नहीं है। तो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने वालों में जो है हेनरी फोर्ड का नाम आता है, नेपोलियन बोनापार्ट का आता है, और हीगेल का आता है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आता है। इसके अलावा और भी नाम है ना, पनिक्कर का भी नाम आता है। उन्होंने भी इतिहास को जो है टेलीफोन डायरेक्टरी के रूप में ही देखा था कि उसमें सिर्फ तिथियां और वंशावलियां होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता, है ना। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता है, बस नंबर होते हैं, किन से बात की गई, कब बात की गई, ये थोड़ी तिथियां होती हैं, नंबर और तिथियां। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि इतिहास में भी बस वंशावलियां और तिथियां होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जबकि ये एक बहुत पुरानी अवधारणा थी, है ना। तवारीख जो लिखे जाते थे, मतलब तवारीख में क्या होता था, सिर्फ तारीखें ही होती थी, उनको हम इतिहास मानते थे और तवारीख बोलते थे पहले। लेकिन अब तवारीखों का ज़माना गया, उसको अब इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा जाता तवारीखों को ना। इतिहास में अन्य बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो मैं आपको पहले इतिहास के परिचय में करवा चुका हूँ। तो अब मैं एक निष्कर्ष आपके समक्ष रख देता हूँ कि वास्तव में इतिहास क्या है। तो देखो, इतिहास, आपसे ये पूछा जाए क्या इतिहास गड्ढे हुए मुर्दे उखाड़ना है, तो आपको सीधी से मतलब पहले तो ये जवाब देना है कि इसमें जो है दो प्रकार की विचारधारा चलती है। कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इतिहास गड्ढे हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं है। अब ये हमारे चश्मे के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इतिहास को किस दृष्टि से देख रहे हैं। यदि हमारी दृष्टि ही ऐसी है कि हम इतिहास में बहुत सी घटनाएं घट रही हैं लेकिन उससे कोई सीख ले ही नहीं रहे हैं, तो इतिहास वास्तव में कोई सीख नहीं देता। लेकिन यदि हमारी सोच अच्छी है, हम यदि सकारात्मक सोच रहे हैं, हम प्रत्येक घटना से कोई सीख ले रहे हैं, तो फिर इतिहास हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। इतिहास गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं रहता। कहने का मतलब कि कोई भी विषय अपने आप में प्रासंगिक नहीं होता, उसे प्रासंगिक मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है ना। जैसा कि यशकार ने कहा कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते, उन्हें इतिहासकार बुलवाता है। तो उसी प्रकार इतिहास खुद नहीं बोलता, इतिहास को हम बुलवाते हैं, है ना।
एक एक बेसिक कंसेप्ट है हमारे गांव में, और ऐसी धारणा चलती है जैसे कि अब जैसे विज्ञान में बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हुए हैं, जैसे मोबाइल आ गए, अब हमारे हाथ में मोबाइल रहते हैं और बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं आज। अब उनका भी देखो दुरुपयोग वहाँ भी हुआ है, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मा चढ़ गए। तो हर कोई कहते हैं कि यार विज्ञान ने जो है बच्चों को बिगाड़ दिया, इन मोबाइलों ने बच्चों को बिगाड़ दिया। और मोबाइल खराब हो जाए तो कहते हैं कि बच्चे ने मोबाइल बिगाड़ दिया। अब सारा सिस्टम ये समझ में नहीं आता कि मोबाइल को बच्चों ने बिगाड़ा है या बच्चों को मोबाइल ने बिगाड़ा है। एक दूसरे पे थोपे जाते हैं, पहले जो खराब हो गया दूसरे का नाम ले लिया जाता है। चाहे मोबाइल पहले खराब हुआ हो तो बच्चे ने मोबाइल बिगाड़ दिया, और बच्चा बिगड़ गया तो कहते हैं मोबाइल ने बच्चे को बिगाड़ दिया। मतलब सिस्टम बड़ा ही गंदा है। कहने का मतलब ये है कि इतिहास तो अपने आप में एक पाक कार्य है, पवित्र कार्य है। बस हमारा चश्मा ठीक होना चाहिए इतिहास को देखने का। इतिहास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरा मानना तो ये है कि इतिहास हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, और इतिहास के बिना हम अपने मम्मी पापा को तक याद नहीं रख सकते, क्योंकि इतिहास पता है, इसीलिए हमें पता है कि ये हमारे मम्मी हैं, ये हमारे पापा हैं, तब हम पैदा हुए थे, ये हमारा गांव है, ये हमारा एड्रेस है। ये हम कब जानते हैं? जब हमें इतिहास पता है। यदि इतिहास पता नहीं है तो हम अपने आप को भी नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। इन सारी बातों का पता फिर इंसान को नहीं लग सकता जब तक कि उसे इतिहास पता ना हो जाए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इतिहास गड्ढे हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं है, यही हमारा सटीक जवाब है। लेकिन किस स्थिति में? जब हम सकारात्मक सोचें और इतिहास से कुछ सीखने का तजुर्बा रखें। ऐसे नहीं ईगल की तरह कि इतिहास यह सीख देता है कि हम इतिहास से कोई सीख नहीं लेते। ठीक है, कहने का मतलब इतिहास को आप एक आईने की तरह मान सकते हैं, जो मानव के प्रयासों का प्रतिबिंब हमें दिखाता है। हमारे ही प्रयासों का प्रतिबिंब हमें दिखाता है, इतिहास वो आईना है। या मैं यूं कहूं कि इतिहास एक ऐसी दुकान है जिसमें सारे प्रसाधन की वस्तुएं भरी हुई हैं, सारे संसाधन उसमें भरे हुए हैं। अब इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें से, अपनी आवश्यकता और बुद्धि के अनुसार इसमें से चीज़ें अपने उपयोग के लिए ले लेता है। बस अब कोई जो व्यक्ति जितना विद्वान है, जितना बुद्धिवान है, उतनी ही महत्व की चीज़ें वो व्यक्ति जो है इतिहास में से चुन लेता है। तो इतिहास को एक हम दुकान के रूप में भी जान सकते हैं, एक आईने के रूप में इतिहास को जान सकते हैं ना। तो इतिहास उपयोगी है, इतना आप माने। तो ये था एक कि इतिहास की उपयोगिता क्या है, या इतिहास गड्ढे हुए मुर्दे उखाड़ना है या नहीं है, उसके ऊपर मैंने चर्चा की। अभी हमारा जो समय हुआ नहीं है, अभी तो जो है अभी और समय है। चलो मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ, इतिहास में तिथियों के महत्व की बात कर लेता हूँ ना। छोटा सा पॉइंट है कि इतिहास में तिथियों का क्या महत्व है, क्योंकि अभी तवारीखों की बात की थी तो मुझे लगता है इसकी बात थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि इतिहास में जो है तिथियाँ होती हैं, सने ही होती हैं, बहुत सारी सन होती हैं, इनको रटना पड़ता है, और इतिहास तो बड़ा बोरिंग विषय है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इतिहास बोरिंग विषय नहीं है। इतिहास में सन ही नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फिर इतिहास में तारीखें आती ही नहीं हो, तारीखें भी आती हैं। पहले तो जैसा कि मैंने बताया, जो तवारीख होती थी उसमें तो सिर्फ तारीखें ही होती थी, तारीखों को क्रमवार लिखा जाता था, उसी को इतिहास माना जाता था, उसको तवारीख बोलते थे। लेकिन समय के साथ परिवर्तन होता है, चूंकि समय परिवर्तन मांगता है और आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है, इसलिए आज की आवश्यकता कुछ और है और पहले की आवश्यकता कुछ और थी। 1947 के बाद इतिहास लेखन में एक बड़ी ही एक तरीके से क्रांति हुई। क्या क्रांति हुई कि 1947 से पहले भारत में जो इतिहास लिखा जा रहा था वो राजवंशों का इतिहास लिखा जा रहा था, और राजवंशों के इतिहास में तारीखों की महत्ता थोड़ी अधिक होती है। क्यों? जैसे कोई राजा हुआ तो राजा का राज सिंहासन कब हुआ, उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, है ना, उसकी शादी कब हुई, उसके बच्चे कब हुए, उसने कौन सा आदेश कब निकाला, ये सारी बातें तारीखों के माध्यम से लिखी जाती थी।
लेकिन 1947 के बाद भारत लोकतंत्र हुआ और लोकतंत्र में ऐसे कोई राज्याभिषेक जैसी घटनाएं या स्पेशली कोई राज्यादेश इस प्रकार के जो है नहीं निकाले गए, और जो इतिहास लिखा गया वो क्षेत्रीय इतिहास लिखा जाने लगा, रीजनल इतिहास लिखा जाने लगा, आम आदमी का इतिहास लिखा जाने लगा, उपाश्रयवादी इतिहास लिखा जाने लगा, नारीवाद पे भी इतिहास लिखा जाने लगा। तो इतिहास का जो क्षेत्र था वो बटा। 1947 से पहले भारत में इतिहास राज दरबार को सीमित था, राज दरबार पे ही लिखा जाता था, इसलिए उसमें तिथियां अधिक थी। अब आम आदमी का इतिहास मान लो कोई लिख रहा है तो आम आदमी की डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं पूछता, और ना ही उनसे कोई हमको सीख मिल रही, और ना ही आम आदमी कोई आदेश जारी करता कि उसकी भी कोई तिथि हमको लिखनी पड़ेगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है, आपसे ये पूछा जाए कि इतिहास में तिथियों का क्या महत्व है वर्तमान में, तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि सर 1947 के बाद इतिहास में तिथियों का महत्व कम हुआ है, जिसका कारण ये है कि 1947 से पहले भारत में इतिहास लेखन जो होता था वो राज दरबारों तक ही सीमित था, और चूंकि राज दरबारों में तिथियां ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। क्यों थी वो मैंने बता दिया। 1947 के बाद तिथियों का महत्व कम क्यों हुआ? क्योंकि एक तो क्षेत्रीय इतिहास लिखा जाने लगा, रीजनल हिस्ट्री लिखी जाने लगी, जिसमें तिथियों का कोई महत्व था नहीं, क्योंकि आम आदमी का जो इतिहास लिखा गया उसमें उनके राज्याभिषेक की तिथि नहीं होती, क्योंकि आम आदमी का राज्याभिषेक नहीं होता। आम आदमी के शादी विवाह या प्रोग्राम जो होते हैं वो इतने धूमधाम से नहीं होते कि उनकी तिथियां हमको याद रहें, है ना, और कोई लिखता भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। नारीवादी इतिहास लेखन किया गया उसके बाद 1947 के बाद, तो उसमें भी तिथियों का कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सर वर्तमान में तिथियों का महत्व घटा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तिथियां बिल्कुल ही समाप्त हो गई हों। देखो हमारी वैकेंसी जो आती है किसी भी, तो उसमें उम्र का एक निश्चित विवरण लिया जाता है कि भाई कम से कम 18 साल का बंदा या 21 साल का कोई बंदा है वही फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। अब यदि हमें तिथि का पता नहीं हो मान लो, तो हम कैसे ये तय कर पाएँ कि हम 18 के हो गए या 21 के हो गए, है ना, नहीं कर सकते। तो तिथियों का महत्व तो आज भी है। जैसे शादी विवाह के लिए उम्र हमने फिक्स कर रखी है कि लड़की की 18 लड़के की 21, तो उसके हिसाब से देखें तो फिर हम तारीख पता नहीं है तो कैसे तय कर पाएंगे कि ये उम्र तय कर रखी है, ये एक उम्र की सीमा है कि अब ये बच्चे और बच्चियां शादी के लायक हो चुके हैं, है ना। तो तिथियों का महत्व तो है, लेकिन कम हुआ है पहले के बजाय। 1947 से पहले अधिक था और उसके बाद कम हुआ है। ये जवाब आप दे सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इतिहास का परिचय में मेरा अब एक टॉपिक और बच रहा है, स्रोत वाला। तो वो स्रोत वाला भी मैं करवा देता हूँ, क्योंकि स्रोत में बहुत अधिक है नहीं, और फिर हम इतिहास का जो परिचय वाला टॉपिक था वो पूरा हो जाएगा। और परिचय से ही इतिहास, दर्शन और लेखन में अधिकतर सवाल बनते हैं, साक्षात्कार में उससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते। फिर भी अभी और सवाल बचेंगे, जैसे क्या इतिहास अपने को दोहराता है ना, क्या प्रत्येक युग को अपना इतिहास फिर से लिखना चाहिए, इस प्रकार के सवाल बचेंगे, उनको मैं अगली क्लास में लूँगा। तो चलो मैं स्रोत की बात कर लेता हूँ, फिर हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्यारे साथियों, स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में तो जो है आपको पता ही होगा, मृदभांड है, सिक्के है, स्मारक है, अभिलेख है ना, और कोई ताम्रपत्र है, इस प्रकार की चीजें उसमें आती हैं, है ना, पुरातात्विक स्रोतों में। और जो साहित्यिक स्रोत है वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से सवाल बन सकता है आपसे, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में तो आपसे लगभग है नहीं पूछेंगे, ठीक है। साहित्यिक स्रोतों से हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, तो और साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो साहित्यिक स्रोत 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं ये परिभाषा पूछी जा सकती है, द्वितीयक की पूछी जा सकती है, तृतीयक की पूछी जा सकती है, ठीक है, तीनों में अंतर पूछा जा सकता है। तो जो प्राथमिक स्रोत हैं वो होते हैं प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा लिखे गए स्रोत, है ना। जैसे कोई भी घटना है उसको मैंने मेरी आंखों से देखा है और उसको मैंने लिख दिया, तो ये हो गया मेरा प्राथमिक स्रोत, ठीक है। और द्वितीयक स्रोत क्या होगा, जो मैंने लिखा है उस लेखन के आधार पर बाद में कोई व्यक्ति लिख रहा है ना, यानी कि घटना को खुद न देखकर और किसी और के माध्यम से लिख रहा है, तो वो हो गया सेकेंडरी स्रोत, ठीक है। यानी कि प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा लिखा गया तो है प्राथमिक, और प्रत्यक्षदर्शी के लेखन के आधार पर जो लिखा गया है वो है द्वितीयक, ठीक है। और तृतीयक प्रकार का जो स्रोत होता है वो
प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत की एक सूची देता है। बस तृतीयक स्रोत में केवल सूची होती है प्राथमिक स्रोतों की और द्वितीयक स्रोतों की। ठीक है, तो ये आप तीनों प्रकार के स्रोत समझ गए होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्या इतिहास अपने को दोहराता है। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आप विद्यार्थियों, आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने यदि सफलता विजन्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया करके सफलता विजन्स ऐप डाउनलोड करें, और आगे की जो क्लासें होंगी वो सफलता विजन्स ऐप पे ही आएंगी। एक क्लास और मैं आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगा क्या इतिहास अपने को दोहराता है। उसके बाद की क्लासें आपको जो है बैच ज्वाइन करने पर ही मिलेंगी। धन्यवाद।